नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एलएसी पर विवाद के बीच चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीन और नेपाल के बीच माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मापने को लेकर हुए समझौते से भारत की चिंता बढ़ गई है। दरअसल ये चिंता समझौते के एक क्लोज को लेकर है, जिसमें कहा गया है कि बीजिंग और काठमांडू संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट की सर्वे, मैपिंग और जियो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट पर सहयोग करेंगे। संसद के मानसून सत्र की कार्रवाई 10 सितंबर से शुरू करने की तैयारी तेज कर दी गई है। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए राज्यसभा और लोकसभा के सदनों को अलग बुलाने की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि एक दिन राज्यसभा और एक दिन लोकसभा के सदन की कार्यवाही होगी, ताकि कोरोना संक्रमण से बचा जा सके। वित्त मंत्रालय ने कोरोना से सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम क्षेत्र के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना के तहत 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज का वितरण किया है। गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये घोषणा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में की थी। भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की हवाई यात्राओं के लिए जल्द ही उच्चतम स्तर का एयरक्राफ्ट भारत आने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति को मिलाने वाली एयरफोर्स वन सेवा की तरह ही अब भारत के इन शीर्ष नेताओं को एयर इंडिया वन की सुविधा मिलेगी। बताया जा रहा है कि पहला कस्टम मेड बोइंग 777-300 ERS अगले हफ्ते दिल्ली पहुंचेगा। सुशांत सिंह मामले में सीबीआई ने अभिनेता के कुक नीरज और घरेलू स्टाफ से पूछताछ की है। नीरज आत्महत्या वाले दिन सुशांत के घर में मौजूद था। इसके अलावा एसआईटी टीम को डिजिटल दस्तावेजों का हैंडओवर किया गया। बाकी सबूतों और गवाहों के बयानों के दस्तावेज के हैंडओवर की प्रक्रिया चल रही है। सुशांत सिंह की मौत से जुड़े धन शोधन के एक मामले में ईडी ने सुशांत की बड़ी बहन प्रियंका सिंह से पूछताछ की है। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में PMLA के तहत बयान दर्ज किया गया। ऐसा माना जा रहा है कि ईडी राजपूत की आमदनी और उनके निजी सौदों के बारे में सूचना हासिल करना चाहती है, जिनके बारे में प्रियंका को जानकारी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले MCD के सफाई कर्मचारी राजू के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि का चेक प्रदान किया। केजरीवाल ने कहा कि हमें सभी कोरोना योद्धाओं पर गर्व है, जो इस महामारी में जनता को अपना अहम योगदान दे रहे हैं। न्यायिक सेवा में आरक्षण को लेकर राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब EWS और MBC वर्ग को न्यायिक सेवा में 1% के स्थान पर 5% आरक्षण प्रदान किया गया है। अब न्यायिक सेवा में EWS और MBC वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति के अधिक अवसर मिलेंगे। कार्मिक विभाग ने इसकी आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की आज पटना में बैठक हुई है। बताया जा रहा है कि निर्वाचन आयोग अक्टूबर में चुनाव आचार संहिता लागू कर सकता है। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कोरोना के चलते सभी मतदाताओं का बीमा कराने की मांग की है, जबकि कांग्रेस ने हेट स्पीच पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठाई है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने गोलाबंदी शुरू कर दी है। इसी के तहत जीतनराम मांझी से नुकसान की भरपाई के लिए राजद ने दलित नेताओं की फौज को मैदान में उतार दिया है। इसमें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी से लेकर पूर्व मंत्री रवई राम तक को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी के 15 साल और कांग्रेस के 15 महीने के कार्यकाल की तुलना करने के लिए लोगों से अपील की है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सरकार के कामों की जमकर तारीफ की है। सीएम गहलोत ने कहा कि वसुंधरा भले ही बीजेपी सरकार की मुख्यमंत्री रही हैं, लेकिन उन्होंने राजस्थान की धरोहरों को और संरक्षित करने का काम किया है। उनके कामों को मेरी सरकार आगे बढ़ा रही है, लेकिन बीजेपी कभी भी कांग्रेसी सरकारों के कामों को आगे नहीं बढ़ाती है। राजस्थान विधानसभा सत्र से गायब रहने वाले 4 विधायकों को बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने तलब किया है। विधायक गोपीचंद मीणा, गौतम मीणा, कैलाश मीणा और 4 विधायकों से सदन से गायब रहने के बारे में जवाब मांगा है। बताया जा रहा है कि बीएसपी विधायकों की जगह पर सीएम गहलोत ने 4 विधायकों की व्यवस्था कर ली थी। इसी के चलते बीजेपी ने 4 विधायक सदन में अनुपस्थित हो गए थे। विधायक जन्मेजय सिंह के निधन के कारण यूपी विधानमंडल के मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई शनिवार तक स्थगित कर दी गई है। कार्रवाई शुरू होने से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में स्थगन का सर्वसम्मति से फैसला लिया गया। सत्र के पहले दिन दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई थी। कोरोना महामारी के बीच रूस ने पहली वैक्सीन स्पुतनिक V तैयार की है। वैक्सीन की बड़ी मात्रा में उत्पादन के लिए रूस भारत की मदद चाहता है। रूस की वैक्सीन की मांग दुनिया के कई देश कर रहे हैं। इतनी मांग के लिए बड़ी तादाद में उत्पादन की भी जरूरत है। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक अच्छी खबर आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दावा किया है कि साल के अंत तक कोरोना की स्वदेशी दवा बाजार में आ सकती है। कोरोना की इस दवा को ICMR और भारत बायोटेक ने मिलकर बनाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के आचरण की जांच के लिए 3 न्यायाधीश वाला पैनल गठित करने की मांग करने वाली याचिका पर विचार से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने PIL को असंवैधानिक करार दिया है। विदित हो कि गोगोई वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं। लोकसभा कर्मियों को पहली बार 7वें वेतन आयोग के अनुसार ड्रेस भत्ता दिया जाएगा। इससे सभी कर्मचारियों को 34,000 रुपए तक सालाना फायदा होगा। पहले कर्मचारियों को 2 साल में एक बार यूनिफॉर्म के लिए कट फीस दिया जाता था। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश और चट्टानें खिसकने के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया है। राजमार्ग के बंद होने से करीब 3,000 वाहनों की लंबी कतार लग गई है। हालांकि प्रशासन ने चट्टानों को हाईवे से हटाने का काम शुरू कर दिया, लेकिन खराब मौसम के चलते हाईवे चालू करने में दिक्कतें आ रही हैं। सपा नेता हरबीर प्रजापति ने मुलायम सिंह यादव के पौत्र तेज प्रताप यादव समेत कुछ स्थानीय नेताओं पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए खुदकुशी करने की कोशिश की है। हरबीर ने सोशल मीडिया पर तेज प्रताप के खिलाफ पोस्ट लिखी है, जिसके बाद हरबीर को पार्टी जिला अध्यक्ष ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दुनिया के अमीरों की फेहरिस्त में फेसबुक के CEO जुकरबर्ग तीसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। फेसबुक के शेयरों में भारी उछाल आने के बाद जुकरबर्ग की संपत्ति में बड़ा इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि फेसबुक की कुल संपत्ति बढ़कर 102 अरब डॉलर को पार कर गई है। यह रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी 2% शेयरों के रेट बढ़ने से हुई है। ट्विटर पर अपने आलोचकों से परेशान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि ट्विटर पर उनकी आलोचना करने वाले लोगों को ब्लॉक करने की इजाजत दी जाए। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में आलोचक ट्रंप से ट्विटर पर सवाल पूछने और उनको घेरने का काम कर रहे हैं। तेलंगाना के श्रीशैलम हाइडल पावर प्लांट में लगी आग के बाद चलाए गए राहत और बचाव कार्य में अभी तक 600 बरामद किए गए हैं। हादसे के समय पावर प्लांट के अंदर 9 मजदूर फंसे थे। बाकी बचे 3 मजदूरों की अभी भी तलाश जारी है। बता दें कि सरकार के भूमिगत बिजली संयंत्र में बृहस्पतिवार रात को धमाके के साथ आग लग गई थी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि योगी राज जैसी किसानों की बर्बादी मैंने पहले कभी नहीं देखी। धान की फसल के लिए किसान खाद को तरस रहे हैं। गन्ना किसानों का 15,000 करोड़ रुपया बकाया है। बिहार के पटना में कोरोना के मरीजों को 6 लाख रुपए का बिल थमाने वाले निजी अस्पताल पर बड़ी कार्रवाई की गई है। पटना के DM कुमार रवि ने JDM हॉस्पिटल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराकर अस्पताल को सील कर दिया है। यहां के अस्पताल में भर्ती मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। DM ने ऐसे सभी अस्पतालों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। झारखंड के साहेबगंज में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। मौसम विभाग ने बताया कि रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई है। फिलहाल साहेबगंज में आए भूकंप से किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। आपको बता दें कि विगत दिनों में जमशेदपुर में भी भूकंप आया था। इसकी तीव्रता 4.7 मापी गई थी। टाटा की IT कंपनी TCS पर अमेरिकी की ऊपरी अदालत ने 2100 करोड़ का जुर्माना लगाया है। अमेरिकी कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को भी बरकरार रखा है। आपको बता दें कि अमेरिकी कंपनी ने TCS पर ट्रेड सीक्रेट चोरी करने का आरोप लगाकर कोर्ट में केस किया था, जहां निचली अदालत ने आरोप सही पाए गए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रतिबंध जारी रखने का ऐलान किया है। साथ ही अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस को जानकारी दी है कि ईरान आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने में लिप्त रहता है। इसलिए सैन्य संबंधी सामानों को खरीदने और बेचने पर तब तक प्रतिबंध जारी रहेगा जब तक ईरान आतंकियों को अपना समर्थन देना बंद नहीं करता है। रिलायंस कम्युनिकेशन के चेयरमैन अनिल अंबानी की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अनिल अंबानी ने आरकॉम के लिए SBI से करीब 1200 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। पर्सनल गारंटी देने की वजह से अब अनिल अंबानी के खिलाफ दिवालिया होने का केस चलाया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को कोरोना महामारी से बचाने के लिए हर्बल और इम्यूनिटी बूस्टर साड़ियों को लॉन्च किया है। बताया गया है कि हर्बल और बूस्टर वाली साड़ियों के पहनने से महिलाओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे महिलाओं पर वायरस और बैक्टीरिया का असर नहीं होता है। बता दें कि साड़ियों को तैयार करने में गर्मी बढ़ाने वाले सब्जी के सभी गर्म मसालों का इस्तेमाल किया गया है। कोरोना महामारी से उपजे संकट से बैंकों को उबारने के लिए 2100 अरब रुपए की जरूरत पड़ेगी। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने दावा किया है कि कोरोना काल में भारत की आर्थिक विकास दर में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसके चलते संपत्तियों की गुणवत्ता गिर रही है। इसके उल्टा लोन लेने की लागत बढ़ती जा रही है, इसलिए बैंकों को पैसे की जरूरत होगी। यूपी सरकार ने कोरोना संकट से छात्रों को राहत देने के लिए छात्रवृत्ति आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार ने कहा कि छात्रों को आर्थिक लाभ देने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा, जिसके लिए छात्र शिक्षा सत्र 2020-21 के लिए 5 नवंबर से आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि यूपी सरकार छात्रों को वजीफा और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में आर्थिक मदद करती है।
लालू यादव की सुरक्षा में तैनात 9 जवानों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया है। इन जवानों को हटाकर नए सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। वहीं रिम्स के डॉक्टरों की टीम ने लालू के संक्रमण नहीं होने की पुष्टि की है। आपको बता दें कि कोरोना से बचाने के लिए विगत दिनों लालू को बाढ़ से बंगले में शिफ्ट किया गया था। यूपी के मऊ में भूमाफियाओं से परेशान भारतीय सेना की वर्दी में एक जवान ने डीएम से गुहार लगाते हुए कहा कि साहब मुझे और मेरे परिवार को भूमाफियाओं से बचा लीजिए। डीएम ने सेना के जवान को शिकायत पर कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। आपको बता दें कि परदाहा निवासी RA भारद्वाज सेना में तैनात हैं। उनकी जमीन पड़ोसी गांव किन्नूपुर के दरोगा सिंह ने कब्जा ली है। योग गुरु बाबा रामदेव के कारोबार में उनके छोटे भाई राम भरत की भूमिका तेजी से बढ़ रही है। आचार्य बालकृष्ण CEO के तौर पर भले ही काम कर रहे हैं, लेकिन राम भरत अनाधिकारिक तौर पर पूरे पतंजलि आयुर्वेद समूह का ही कामकाज संभालते हैं। कानपुर की युवती को लव जिहाद का शिकार बनाने वाले फैजल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी है। पुलिस ने फैजल की तलाश में गाजियाबाद में कई जगह छापेमारी की, लेकिन फरार फैजल पुलिस के हाथ नहीं लगा। आपको बता दें कि फैजल ने शालिनी का धर्मांतरण कराकर फाजिमा बनाया और अब शादी करने का दावा करके सोशल मीडिया में फोटो वायरल कर रहा है। विश्व कप में खेल चुके भारतीय ऑलराउंडर विजय शंकर ने अपने फैंस को खुशखबरी दी है। 29 वर्षीय विजय ने अपनी सगाई की फोटो को इंस्टाग्राम पर अपलोड किया है। इसके बाद क्रिकेटर के फैंस की तरफ से बधाई देने वालों का तांता लग गया है। विजय IPL 2020 खेलने के लिए UAE रवाना हो गए हैं। हिमाचल में 13वीं विधानसभा का 9वां सत्र 7 सितंबर से 18 सितंबर तक चलेगा। सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने सदन के सभी सदस्यों से अपील की है कि वे कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सत्र में शामिल हों और लोक हित के मुद्दे पर विधानसभा की चर्चा में हिस्सा लें। अस्पताल में भर्ती पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। आर्मी रिसर्च एंड फेडरल अस्पताल ने बताया कि प्रणब मुखर्जी की हालात पहले जैसी बनी हुई है। प्रणब मुखर्जी के फेफड़े के संक्रमण का इलाज किया जा रहा है। फिलहाल वो वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। पूर्व राष्ट्रपति को बीते 10 अगस्त को दिल्ली कैंट स्थित आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कोरोना महामारी के बीच सुप्रीम कोर्ट ने आज मुंबई के 3 जैन मंदिरों में श्रद्धालुओं को पर्युषण प्रार्थना करने की अनुमति दी है। अदालत ने मुंबई के दादर, बायकुला और चेंबूर में जैन मंदिरों को 22 और 23 अगस्त को सशर्त खोलने की अनुमति दी है। राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण फैलने से रोकने के लिए उठाए गए कदमों और लॉकडाउन के आर्थिक प्रभावों पर बहस के दौरान शुक्रवार को राज्य विधानसभा में भारी हंगामा हुआ। हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही 3 बार स्थगित करनी पड़ी। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के मुद्दे पर सदन में आज भारी हंगामा हुआ। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने बहस करते हुए संक्रमण के प्रबंधन के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को रेखांकित किया और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा मजबूत करने के सरकार के प्रयासों की बात की। भाजपा विधायक कालीचरण सर्राफ ने सरकार पर राशन और फूड किट वितरण में भेदभाव का आरोप लगाया है। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने आज जम्मू रिंग रोड परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यदि यह परियोजना तय समय सीमा से पहले पूरी हो जाएगी तो प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया जा सकता है। सिन्हा बोले, जम्मू रिंग रोड परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन करना मेरे लिए बहुत गर्व का क्षण है। इसका शिलान्यास PM मोदी ने 2018 में किया था। बिहार में कोरोना संकट के बीच पटना यूनिवर्सिटी ने स्नातक और परा स्नातक में दाखिला प्रक्रिया के लिए अंतिम तिथि जारी कर दी है। यूनिवर्सिटी ने नए शिक्षा सत्र के लिए UG में प्रवेश लेने के लिए अंतिम तिथि 31 अगस्त और PG के लिए 21 सितंबर घोषित की है। दाखिला लेने वाले छात्र यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए अपना आवेदन कर सकते हैं। यूपी से समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद रहे अमर सिंह की सीट पर निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि 11 सितंबर को मतदान होगा और उसी दिन शाम 5 बजे के बाद वोटों की गिनती होगी। आपको बता दें कि अमर सिंह के निधन के बाद सीट खाली हुई थी। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट के द्वारा महाराष्ट्र सरकार को फंड देने के मामले में दायर याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रस्ट सरकार को पैसा दान में दे सकता है, इसलिए रोक लगाना गैर कानूनी होगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार गरीबों को सस्ता खाना खिलाने के लिए शिव भोजन योजना चलाती है। सिद्धिविनायक मंदिर इसी योजना में पैसा दान करता रहा है। आम आदमी पार्टी को फर्जी कंपनियों के जरिए चंदा देने के मामले में दिल्ली की आर्थिक अपराध शाखा ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा कि दोनों पेशे से CA हैं। दोनों ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे सेल कंपनियां बनाई हैं। इन्हीं कंपनियों से आम आदमी पार्टी को चंदा देने का दावा किया गया है। बाराबंकी की मसौली थाना पुलिस पर फिर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने कथावाचक की बर्बर तरीके से धुनाई की है, जिसकी चारों तरफ निंदा हो रही है। SP अरविंद चतुर्वेदी ने मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने जीतनराम मांझी के महागठबंधन छोड़ने पर तंज कसा है। पप्पू यादव ने कहा कि मांझी अगर महागठबंधन में बेइज्जत हो रहे थे तो क्या NDA में उनको सम्मान मिलेगा।
पप्पू यादव ने मांझी को परजीवी दलित नेता की संज्ञा दी है। शहीद लांस नायक रवि रंजन सिंह की पुण्यतिथि रोहतास में मनाई गई। भाजपा विधायक सत्यनारायण की अध्यक्षता में वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और सांसद गोपाल नारायण सिंह ने लोगों को संबोधित किया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।